गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से गद्य खंड से पाठ 5 का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आखिरी चट्टान। स्टूडेंट, हमने इसके एक भाग को पढ़ लिया था, आज हम इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। अगर पहले भाग में आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट सभी अपनी बुक और पेंसिल निकाल लीजिए ताकि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर सकें जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ। पीछे दाईं तरफ दूर 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 हटकर उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियां ऐसी लग रही थी जैसे उन्मुक्त नृत्य के क्षणों में किन्हीं नम्र वन युवतियों की बाहें। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहरी किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत का फुआरापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। अब स्टूडेंट, हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें से अपना प्रश्न बन रहा है कि लेखक ने जो सूर्यास्त के समय का वर्णन कैसे किया है, किन शब्दों में किया है। तो हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहरी किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक अपने पैरों के निशानों को देखा। यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ से करेंगे आप। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियां ऐसी लग रही थी, यहाँ से करेंगे। और पैरों को निशानों को देखा, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे कि लेखक ने सूर्यास्त के समय का वर्णन किस तरह से किया है। तो हमने जो कोष्टक में जो किया है, अंडरलाइन किया है, उनको इसका ये उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। लगा जैसे रेत का फुआरापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल आया, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी की लाव में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बेचैनी और बेचैनी से काला पड़ गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाएं तरफ पीछे देख लिया। अब लेखक ने जो सूर्यास्त का वर्णन किया है उसमें वो बता रहे हैं कि जैसे सूर्य अस्त की ओर जा रहा था, सूर्य अस्त हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य का जो गोला है वो पानी की सतह को छू जाएगा और पानी है वो जो सूर्य की जो पीले पीले किरणें उस पर पानी को छू रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल आया है। और पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी क्षण उसको नाम दे पाना असंभव था। फिर सूर्य का गोला है वो जैसे एक बेबसी में पानी के लाव में डूबता जा रहा था। जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य है वो जल्दी जल्दी सूर्य छिपने को जैसे होता है, तो जल्दी जल्दी
चलता हुआ नजर आता है तो लेखक कह रहे हैं कि सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लाव में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी में सूर्य है वो पूरा डूब गया। और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था, ऐसे सूर्य अस्त हो रहा था तो ऐसा लग रहा था सूर्य की पीली किरणों से कि वहां पर सोना बह रहा है, वहां पर अब लहू बहता नजर आने लगा। यानी जो सूर्य की वो जो किरणें थी वो अब लाल रंग में परिवर्तित हो गई थी और वह सोने की जब अब खून का सा यानी लहू का सा एहसास करा रही थी, इसलिए वैसा लग रहा था जैसे लहू बह रहा है। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बेजनी और रेजनी में काला पड़ गया। धीरे धीरे क्या हुआ, जब सूर्यास्त हो गया तो वह जो लहू नजर आ रहा था, जो सूर्य की जो लाल किरणें थी वो भी धीरे धीरे बेजनी और काली पड़ गई। और फिर लेखक ने एक बार मुड़कर दाएं तरफ पीछे देख लिया। तो सूर्यास्त का जब हम वर्णन करेंगे तो यह यहाँ से भी सूर्य का गोला, इसको भी हम सूर्यास्त के समय का जो वर्णन है इसमें इसको हम कोष्टक में यहाँ तक लगाएंगे, काला पड़ गया तक, इसको भी हम कोष्टक में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियां उसी तरह हवा में ऊपर उठी थी। लेखक कह रहे हैं कि मैंने फिर एक बार फिर पीछे मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया तो जो नारियल की जो टहनियां थी वो भी उसी तरह हवा में उठ रही थी। हवा उसी तरह गूंज रही थी पर पूरे दृश्य पट पर शाही फैल गई। लेखक कह रहे हैं कि हवा भी ऐसे गूंज रही थी और पूरे दृश्य पट पर शाही फैल गई थी। जैसे ऐसे लग रहा था कि पूरा जो दृश्य है वो लेखक को नजर नहीं आई हो, जैसे शाही फैल गई हो। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट स्याह पकड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भीजता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। लेखक कह रहे हैं कि मैं भी हाथ पैर पटक रहा था और मैं उसी जगह खड़ा रहा, अपनी मुट्ठियों को कभी भीजता और कभी खोलता और उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ मैं देखता रहा। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहां से लौटकर भी जाना है। प्रश्न 1 नंबर का यहाँ से बन रहा है कि लेखक को अचानक से क्या ख्याल आया। तो लेखक को अचानक से यह ख्याल आया कि लेखक को वहां से लौटकर भी जाना है। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। 1 नंबर का प्रश्न अपना यहाँ से बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई। लेखक कह रहे हैं कि जब मेरे मन में ये ख्याल आया कि अरे मुझे यही नहीं रहना, मुझे लौटकर भी जाना है, तो इस ख्याल से ही मेरे जो शरीर है उसमें कपकपी सी आ गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा या वहां स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ लेखक ने जब देखा तो सैंड हिल पर ऐसे लगा जैसे वहां स्याही में डूबे हुए कुछ धुंधले हिलते रंग नजर आ रहे थे। लेखक को मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच शाह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा, क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से कैंप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। अब अपना यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि लेखक के मन में क्या डर समाने लग गया। लेखक के मन में यह डर समाने लग गया कि लेखक जहाँ खड़े थे वहां पर क्या हुआ कि सूर्य अस्त हो चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। तो इन अंधेरों में लेखक को लगा कि मैं इन सब इतने टीलों को कैसे पार कर सकूंगा, कि उन्हें लगा कि मैं कुछ बढ़ भी जाऊं तब भी मेरे रास्ते में शायद कहीं भटक जाऊं। इसलिए लेखक के मन में यह डर समा गया कि मैं अपने रास्ते से कहीं बिछड़ नहीं जाऊं,
मैं अपने जो गंतव्य स्थान है वहां से पहुंच सकूंगा या नहीं पहुंचूंगा। तो लेखक के मन में यह डर समा गया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। लेखक को लगा कि मैं अगर जाता भी हूँ तो हो सकता है कि मैं पहुंच नहीं पाऊं और रास्ते में ही भटकता रह जाऊं। इसीलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से कैंप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भुला रहा। कारण था तट की रेत। यूं ही भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बन रहा है अपने कि लेखक ने समुद्र तट पर कितने रंगों की मिट्टी देखी, रेत देखी। तो यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। 1 नंबर का प्रश्न बन रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं की रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे वे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने में से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहां थे। लेखक कह रहे हैं कि मैंने वहां पर कितनी ही रंगों की रेत देखी थी, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे जिनके रंगों के बारे में भी लेखक नहीं जानते थे और उस रेत में थे वैसे मैंने कभी भी नहीं देखे थे। और एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक ली, क्योंकि एक एक इंच पर लेखक को एक दूसरे से अलग अलग रंग मिले और ऐसे लग रहा था जैसे एक रंग है वो कई रंगों का आकार लिए हुए, यानी कई रंगों की झलक उसमें लेखक को मिल रही थी। और काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते वे सब वहां थे। कि काली घटा होती है और घनी लाल आंधी को मिलाकर जो रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितने भी रंग बनते हैं अलग अलग सम्मिश्रण से, वो सारे रंग वहां पर थे। और इसके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों को की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसलकर नीचे गिर जाने दिया। लेखक कह रहे हैं कि और भी कई रंग थे वहां पर जिसको मैंने हाथ में लिया था और हाथ में लेकर देखा और फिसलकर उनको नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। लेखक बता रहे हैं कि मैं चाह रहा था, जिन रंगों को हाथ में लेकर मसल रहा था और फिर नीचे गिरा रहा था उनको तो मैंने हाथ में ले लिया और जिनको मैं छू नहीं सका उन्होंने क्या किया, उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं। अब यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है कि रेत को देखने के बाद लेखक का क्या मन हुआ। तो लेखक को रेत के देखने के बाद यह मन हुआ कि किसी तरह से हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत है वो मैं अपने पास रख लूं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आप आगे बढ़ते हैं। पर इसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर इस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया। फिर लेखक कह रहे हैं कि उसका कोई उपाय नहीं था कि मैं अपने थोड़ी रेत को अपने पास नहीं ले सकता था और इसका वो कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। यह सोचकर फिर मैं किसी दिन आकर और मिट्टी ले लूंगा, यह सोचकर मैं वहां से आगे चल दिया। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्द ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत में होकर फिर ऊपर जल्दी चला जाऊं, पर शायद पड़ती रेत इस
दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते पर जाने की कोशिश करना भी बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया था, मैं दौड़ने लग गया था। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि लेखक है वो उनके मन में क्या खतरा हो गया था या उनके मन में क्या खतरा बढ़ गया था। तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि समुद्र में पानी बढ़ रहा था और जो तट की चौड़ाई थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर उनके पैरों को भिगो रही थी तो उन्हें खतरे का एहसास हो गया था और वो जल्दी जल्दी चलने लग गया था। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था तो लेखक को लग रहा था कि जल्दी पानी उसे अपने अंदर समा लेगा। फिर एक बार सोचा कि खड़ी रेत में होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर शह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी कि उस तरह ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था और मेरे मन में खतरा बढ़ गया। कि लेखक को का मन है वो मन में क्या डर समा गया, क्योंकि लेखक के मन में यह डर समा गया कि जब समुद्र में पानी बढ़ने लग गया, तट की जो चौड़ाई थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और जो लेखक है वो जल्दी जल्दी चलने भी लगा था। जो तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा ही जो पानी से बाहर था तो लेखक को लगा कि जल्दी वो उसके अंदर समा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। लेखक कह रहे हैं कि एक और लहरों के नीचे आकर मैं लौट गई, कि मेरे पैरों के नीचे एक और लहर आकर लौट गई। तो लेखक ने क्या किया कि अपने जूतों को उतार लिया और उतार कर अपने हाथों में ले लिया। फिर एक ऊंची लहर से बचकर वह इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में ले लेगी। तो फिर सामने एक ऊंची चट्टान थी। उस वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, उस वक्त वो अपने को वक्त रहते संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। पांवों पर हल्की खरोंच आ गई और ज्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। लेखक का पानी में बढ़ाने का साहस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चट्टान है वो पानी के अंदर तक चली गई थी और उससे बचाकर आगे जाने के लिए लेखक को पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का लेखक का साहस नहीं हुआ था। यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, चट्टान पानी के अंदर चली गई थी तो उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। लेखक का पानी की तरफ पांव बढ़ाने का साहस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो चट्टान थी वो पानी के काफी अंदर चली गई थी और उससे बचाकर आगे जाने का साहस लेखक में नहीं था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का, इसीलिए लेखक को पानी की तरफ पांव बढ़ाने का साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान को नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित रहेगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि जब लेखक ऊपर पहुंचे तो वहां पर उनको क्या नजर आया? तो जब वो चट्टान के तरफ पहुंचे तो चट्टान के उस तट पर खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग थे वो जो वहां पर टहल रहे थे और ऊपर सड़क पर जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ था। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। चट्टान की उस तरफ से मन में से डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफी हल्का लगा और मैं चट्टान के नीचे कूद गया। रात, कैंप होटल का लॉन, अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें, एक पौधों की टहनियां। नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मंदिर सी रोशनी। जब रात को कैंप होटल के लॉन में पहुंचे तो उन्होंने अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई कुछ
कुछ स्याह लकीरें सी दिखी, एक पौधों की टहनियां दिखी, जिससे नीचे सड़क पर एक टॉर्च जलाता और बुझाता एक आदमी नजर आया। और फिर दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज नजर आया, जिस जहाज में मंदिर से रोशनी जल रही थी। मन बहुत बेचैन था। बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहां रहूं, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया था कि लग रहा था कि वहां से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला था कि कन्नौज में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे, मैं वही मेज की दराज पर छोड़ आया हूँ। अब मुझे दो में से एक चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहां की रेत, दूसरी तरफ अपने हाथ से लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाए होटल की एक दराज में बंद थे। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधों की टहनियां या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। लेखक का मन बेचैन क्यों था? लेखक का मन इसलिए बेचैन था क्योंकि लेखक है, उसका मन था कि मैं कई दिनों तक यहाँ पर कई सप्ताह तक रुकूं, लेकिन वो अपने भुलक्कड़पन के कारण जो उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इसलिए उनको वहां से तुरंत लौट जाना पड़ा। क्योंकि जब उन्होंने अपना जब सूटकेस खोला तो उन्हें पता चला कि जो कन्नौज में उन्होंने जो 17 दिन रहकर जो 80-90 पेज लिखे थे, वो मेज की दराज में ही छोड़ आए हैं। तो अब उनको दो में से एक चुना था, या तो एक तरफ रहकर कन्याकुमारी के सूर्यास्त का देखते और दूसरे अपने हाथ से लिखे कागज जो अब सिवाय होटल की दराज में बंद थे। तो एक तो या तो वो सूर्यास्त कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखते, या फिर कन्नौज जाकर अपनी जो सिवाय होटल से जो दराज में बंद कर दी अपने लिखे हुए पन्ने वो लाने थे। तो यह इसलिए लेखक का मन बहुत बेचैन था। यहाँ दराज में बंद थे, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लेंगे। मन बहुत बेचैन से लेके एक दराज में बंद थे, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इनको अंडरलाइन कर लेंगे। फिर यहाँ से एक प्रश्न और बन रहा है कि लेखक को कैसे लगा कि उनकी समस्या का उनको हल मिल सकता है। तो उन्होंने उनको ऐसे लगा कि उनकी समस्या का हल तभी हो सकता है जब या तो वो कन्नौज जाकर अपनी मेज से जो 16-17 पेज जो उन्होंने लिखे थे वो ले आए, तभी उनकी समस्या का हल हो सकता है। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही लेसन